दोस्तों जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, कैमरा थोड़ा वीक हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो होगा हमारा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। हम बात करने वाले हैं अब पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की। अब आप अगर गेट के पॉइंट व्यू से देखें तो ये सब्जेक्ट होता है बेसिकली बहुत ही कम मार्क्स का। ठीक है, बहुत ही कम मार्क्स का। इससे कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज मैं 2 से 3 मार्क्स गिन लेता हूँ। ठीक है, अब 2 से 3 मार्क्स गेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, वो कुछ देर में बंद हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो। वो पीछे कुछ बज रहा है इसलिए टेम्पो जैसा। तो 2 से 3 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। अब 2 से 3 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 से 3 मार्क्स आपको स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे, ना कि इसको नेगलेक्ट करते। अब आप इसका कोर्स देखोगे तो उसमें लिखा होगा क्लास्टिक रॉक को मोर प्रेफरेंस दिया गया है, यानी कि रिजर्वायर रॉक को क्या दिया गया है, मोर प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन देखना है, उसके बाद आपको पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन मेथड भी दी गई है। ठीक है, अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया है। ठीक है, आगे आ जाए तो कोई गल नहीं। ठीक है, अब इससे बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 मार्क्स के MCQs या मैथ द फॉलोइंग, वो आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम ये सब्जेक्ट बहुत, मैं बोलने वाला हूँ, मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें 1.75 या 2 की स्पीड से बोलने वाला हूँ, बट अगर आपको लग रहा है कि ये स्पीड ज़्यादा है तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप स्पीड रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो वो कोई भी इश्यू नहीं है। हम जल्द से जल्द से सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसमें आपको मगअप करना होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सैंडस्टोन का, अगर मैं बोलूँ कि सैंडस्टोन एक क्लास्टिक रॉक है, वो है तो है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको याद ही रखना है कि सैंडस्टोन एक क्लास्टिक रॉक है। ठीक है, वैसे मैं बोलूँ कि शैल एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती है जो इसमें होती है, जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। तो हमने जैसे रिजर्वायर ख़त्म किया है पहला सब्जेक्ट, वैसे ही हम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करेंगे, उसकी आप कोई चिंता मत करो। ठीक है, बट थोड़ा स्पीड से ये सब्जेक्ट चलेगा, क्योंकि इसका वेटेज आप देखो बहुत ही कम है, और ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अब नाम है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन दे के रखा है, बट इसमें आपको कोर्स में क्या दिया है, आपको बेसिक जियोलॉजी अंडरस्टैंड करने को बोला है। आपका कोर्स क्या बोल रहा है, बेसिक सी जियोलॉजी अंडरस्टैंड करके रखो, उसके बाद आप थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन की मेथड देखो, और इसके अलावा आप कैसे हमारा रिजर्वायर में क्रूड ऑयल फॉर्म होता है वो भी देखो। तो ये बात थी हमारे सब्जेक्ट थी। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम बेसिक सी जियोलॉजी देखेंगे। जियोलॉजी क्या होती है, ये एक्सप्लोरेशन यानी कि जियो फिजिक्स में आता है। ठीक है, ये इसको बोलना चाहो किस में स्टडी करोगे, तो जियो फिजिक्स में स्टडी करोगे। ये दोनों एक किसके पार्ट होते हैं, जियोग्राफी के पार्ट होते हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ONGC में जाने के बाद UPSC की प्रिपरेशन करूँगा, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी। जो लोग UPSC का जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, वो हमारा ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों तो नहीं, बट ये जियोलॉजी अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका कोर्स है वो हमारा ही कोर्स है, समझ लो। तो अगर आपको अपनी मदर टंग में ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, किसकी लैंग्वेज में, मदर टंग की लैंग्वेज में, ये मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लिखना चाहते हो, जहाँ पे उनको जियोलॉजी बहुत पढ़ाया जाता है, पूरा 1 साल जियोलॉजी पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो वाई, पेट्रोलियम इंजीनियर को उतनी जियोलॉजी समझनी चाहिए जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट में उतनी ही पढ़ेंगे जितनी हमको पेट्रोलियम इंजीनियर को रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से हमारा गेट का कोर्स भी डिफाइन है। बट अगर आप अपनी मदर टंग में अच्छे से जियोलॉजी समझना चाहो तो आप एक काम करो, आप NCERT की बुक उठा लो 11th की, और वो पूरी पढ़ डालो। किसकी, जियोग्राफी की। किसकी बुक लेनी है आपको, जियोग्राफी की। उसमें आपको पूरा जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वही आपको मिलने वाला है। आप
चाहो तो GCRT की भी बुक ले सकते हो, ठीक है, गुजराती के लिए। हिंदी के लिए NCERT हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बात थी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अभी गेट देख रहे हैं, तो हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वही हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमारे पेट्रोलियम के लिए भी हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखो, आप अच्छे से स्टोरी सुनो, इसमें मैं आपको स्टोरी ही बताने वाला हूँ। आपको जितना याद हो वीडियो के साथ साथ उतना याद रखो, उसके बाद आप लिखने की भी आदत डालो इस सब्जेक्ट में, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखो, और इसके लिए जो रेफरेंस बुक है, ठीक है, मैं आपको इसमें से वो बुक तो करवाऊंगा ही, ठीक है। बुक का तो मैं सब कुछ बोल ही दूंगा, मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है वो मैं नहीं बताऊंगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगता है अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लो। बुक का नाम है इयान, बुक का नाम है पेट्रोल एंड एक्सप्लोरेशन, और इसके बाद लिखा होगा PhD करके कुछ, ठीक है। इसका पूरा नाम होगा इयान का, और फिर PhD करके जो बुक है हमारी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन वाली, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप अगर बुक ना पढ़ना चाहो तो भी कोई हद नहीं है, आप ये वीडियो सीरीज सुनो, इससे नोट बनाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की। तो हम इसमें देखेंगे स्टार्टिंग से, ये सब्जेक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझना है वो समझना भी है, और जो याद रखना है वो बहुत कुछ याद भी रखना है, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प होगी दूसरे सब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड करने में। और आप एक चीज़ देख लो, अगर मैंने रिजर्वायर में कुछ चीज़ बताई है और अगर वो एक्सप्लोरेशन में रिपीट हो रही है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि हमने रिजर्वायर में देखा है, मैं यहाँ पे फिर से नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसा है तो वीडियो नंबर बोल दूंगा कौन से वीडियो में है, ठीक है। तो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, हमें क्या करना है, हमें पेट्रोल क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पहले तो थोड़ी बहुत जियोलॉजी पता होनी चाहिए, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी से। उससे पहले हम थोड़ी बहुत क्रूड ऑयल की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे, हमारी पेट्रोलियम सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। ये बहुत ही इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पेट्रोलियम सिस्टम के बारे में बताओ। ये जब आप IT कंपनी में जाते हो तब ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो कि हमारी लैंड है, अभी आपको पता ही नहीं है क्या कुछ है वो, आप सरफेस से देख के कैसे बता सकते हो। आप यहाँ का थोड़ा बहुत, यहाँ पे सरफेस पे जो आउटक्रॉप होते हैं, ठीक है, सरफेस पे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटक्रॉप बोलते हैं। तो हम ये आउटक्रॉप देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या है, भीतर क्या है, बट हम कंप्लीटली नहीं फाइंड कर सकते। तो उसी के लिए क्या करना होता है, तो बहुत ही अर्लियर यानी कि बहुत ही सालों पहले क्या करते थे वो लोग, वाइल्ड कैट ड्रिलिंग करते थे। क्या करते थे, ये टर्म आ गया, ठीक है, कि कौन सा टर्म है, वाइल्ड कैट ड्रिलिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि वो रैंडमली वेल को क्या करते थे, ड्रिल कर देते थे। उससे उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उससे उनको सैम्पलिंग जैसा कुछ मिल जाता था, ठीक है। बट आज के दौर में वाइल्ड कैट तो है ही एक मेथड जो यूज़ करते हैं, बट इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक आ चुकी है, जैसे कि सिस्मिक हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रेविटी मेथड, मैग्नेटिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, वो बहुत सारी मेथड है। वो हम एक्सप्लोरेशन में उसके बारे में ब्रीफली यानी कि ऊपर से या जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम देखेंगे थोड़ा बहुत। बट ये बात थी वाइल्ड कैट ड्रिलिंग की। पहले के ज़माने में क्या होता था, ऐसी कोई मेथड नहीं थी, तब क्या करते थे, वाइल्ड कैट ड्रिलिंग करते थे। उससे क्या होता था कि जो थोड़ी बहुत यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत डेटा है जो कलेक्ट हो सके। तो क्या था, इन अर्ली एरा वेल ड्रिल टू फाइंड न्यू गैस और ऑयल फील्ड कॉल्ड वाइल्ड कैट ड्रिलिंग। ये फर्स्ट वेल होता था, ठीक है। ये क्या होता था, फर्स्ट वेल होता था, जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्या करते थे, ड्रिल करते थे, ठीक है। अब वाइल्ड कैट ड्रिल हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि भाई इसके आसपास के थोड़े बहुत एरिया में हमें लगा कि यहाँ पे भाई अच्छी पोरोसिटी परमेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। अच्छा रिजर्वायर होने के लिए अच्छी पोरोसिटी परमेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे वो मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ के डेटा को कंफर्म करने के लिए ऐसे थोड़े बहुत वेल और ड्रिल कर लेंगे, ठीक है। तो उससे हम एक्सप्लोरेटरी वेल बोलते हैं, जो सेकंड वेल ड्रिल होता है, ठीक है, यानी कि जो एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिल किया गया हो, एक्सप्लोरेटरी वेल बोलते हैं। तो ये दो टाइप के वेल थे जो इनिशियली अर्ली एरा में क्या होता था, यूज़ होता था, क्या करने के लिए, पॉसिबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो रिजर्वायर को जैसे हमने क्लासीफाई किया था वैसे नाम देते हो गए, प्रूवन, प्रोबेबल, पॉसिबल, और वो सब टेक्निक डेवलप हुई। तो ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है, वाइल्ड कैट ड्रिलिंग कर लो, रैंडमली वेल ड्रिल करो, वहाँ का डेटा ले लो, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए दूसरा वेल एक्सप्लोरेटरी वेल कर लो। तो इसके लिए सिंपल सी क्या होता था, वो रोटरी रिग या वैसा कुछ यूज़ करके ड्रिल करते थे। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी कि भाई सरफेस पे देख के तो कोई नहीं बोल सकता, हमें खड्डे के अंदर जाना ही होगा, तो हम खड्डा खोदेंगे तभी तो जा पाएंगे। तो क्या उसे वाइल्ड कैट बोलते थे, ठीक है।
अब पेट्रोलियम सिस्टम, हमारा पेट्रोलियम सिस्टम किससे बना है, हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आप सोचो, वैसे सिंपली सोचो, पेट्रोलियम पहले क्या होना चाहिए, फोम होना चाहिए। तो जहाँ पे ये फोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सोर्स रॉक। किसे सोर्स रॉक बोलेंगे, जहाँ पे हमारा पेट्रोल क्या होता है, फॉर्म होता है। देखो ये डेफिनेशन है सोर्स रॉक की, भाई जहाँ पे पेट्रोल फॉर्म होता है उसे हम सोर्स रॉक कहते हैं, ठीक है। इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सोर्स रॉक, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम देखेंगे आगे। बट ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए सोर्स रॉक, जहाँ पे क्या होता हो, क्रूड ऑयल फॉर्म होता हो। फिर ये सोर्स रॉक से हमारा रिजर्वायर माइग्रेट होकर कहाँ जाएगा, ये सर जगह से माइग्रेट होके कहाँ जाएगा, रिजर्वायर रॉक पे, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आती है, वो क्या होती है हमारी पेट्रोलियम सिस्टम में, रिजर्वायर रॉक। जहाँ से सोर्स रॉक में बनता है वो कहाँ जाता है, रिजर्वायर में मूव होता है, ठीक है। ये मूव होगा तभी तो निकल पाएगा, तभी तो हम इसको निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाता है, ये हो गया हमारा सेकंड चीज़ जो था रिजर्वायर रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे माइग्रेट होके कहाँ पे आ गया, रिजर्वायर में आ गया। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या होती है, अब देखो ये हमारी सरफेस है और हम यहाँ की बात कर रहे हैं, सोर्स में फॉर्म हुआ, उसके बाद रिजर्वायर में गया, उसके बाद ये अगर फ्लो होकर सरफेस पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, हम इसे कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा हर जगह पे स्प्रेड हो जाएगा और कहीं पे समुद्र में या कहीं पे चला जाएगा पोर होते हुए, ठीक है। या फिर वेस्ट हो जाएगा या फिर वो नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड चीज़ हमें चाहिए, वो क्या है हमारा, वो है हमारा कैप रॉक, ठीक है। वो क्या है हमारा, कैप रॉक। कैप रॉक का काम क्या होता है भाई, कि ये जो क्रूड ऑयल है वो सरफेस पे ना आए और यहाँ पे स्टोर होके रहे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कैप रॉक के बिलो। तो क्या होता है, कैप रॉक होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात देखते हैं, कैप रॉक भी हमने सोच लिया। और ये जो कैप रॉक है, ठीक है, कैप रॉक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी होगी। कोई यहाँ पे इसको ब्लॉक करता होगा, कोई यहाँ पे इसको ब्लॉक करता होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी सिस्टम है कैप रॉक और रिजर्वायर वाली, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैप। मिक्सचर ऑफ दी कैप रॉक प्लस क्या होता है, ट्रैप। क्या होता है, ट्रैप होता है कि यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, उसका मतलब क्या कि रिजर्वायर में क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। किसकी हेल्प से, कैप्रॉक की हेल्प से। तो ये पूरी रिजर्वायर कैप्रॉक की सिस्टम है, उसे हम ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी सी आपको याद रखनी है, सिंपल सी, ठीक है। अब आप सोचो, खुद से सोचो कि सोर्स रॉक की पोरोसिटी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसमें परमेबिलिटी हो ना हो बट पोरोसिटी तो इसकी होनी चाहिए, तभी तो वो अक्यूमुलेट हो पाएगा उसके पोर्स में, ठीक है। फिर पोरोसिटी अच्छी नहीं है तो क्या ये माइग्रेट कर पाएगा, नहीं। तो थोड़ी बहुत तो पोरोसिटी होनी ही चाहिए कि ये हमारा रॉक माइग्रेट कर पाए, ठीक है। उसके बाद रिजर्वायर में आ जाएगा, रिजर्वायर में इसका क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। तो इसकी के क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। के अच्छी होनी चाहिए तो फाइव भी बहुत सारी होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी ये माइग्रेट कर पाएगा। और उसके बाद कैप रॉक की बात करूँ तो ये तो इसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो इसकी के क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, या मैं बोलूँ नहीं होनी चाहिए। पोरोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, तभी तो ये कैप रॉक बन पाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए थी, तो वो मैंने आपको बता दी। ये थी हमारे पेट्रोलियम सिस्टम। अच्छे से देखेंगे आगे कि कौन कौन से रॉक सोर्स रॉक होते हैं, बट उसके पहले आपको रॉक तो बता दूँ कि रॉक क्या होता है, मिनरल क्या होता है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी पेट्रोलियम सिस्टम की। 5 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो हमने देख लिए। कौन कौन से, सोर्स रॉक, रिजर्वायर रॉक, कैप रॉक, ट्रैप एंड माइग्रेशन। ये 5 चीज़ें आपको बोले कि पेट्रोलियम सिस्टम क्या होती है, तो आपको ये 5 चीज़ें उसको बतानी होती है। चलो अब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता वो देख लो। तो हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हमारे क्रूड ऑयल की, कि क्रूड ऑयल का कंपोजिशन क्या होता है, क्रूड ऑयल किससे बना होता है। ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। और ये समझते हो तभी तो अच्छे से और चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो हमारा जो पेट्रोलियम है वो किससे बना है, पेट्रो वत्ता ओलियम से बना है। पेट्रो का मीनिंग होता है रॉक और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, ठीक है। ये कौन सी देश के टर्म है वो मुझे नहीं मालूम, बट आप ग्रीक ही हो गए, मोस्टली ग्रीक ही यूज़ होते हैं। तो हम क्रूड ऑयल की बात करें तो कोई पूछे आपसे क्रूड ऑयल में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप पहले ही चीज़ आपके सामने आएगी वो होगी हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स कार्बन एंड दैट मीन्स हाइड्रोजन। फिर क्या होता है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिल जाती है। तो आपको पूछे सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है कि नहीं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े,
अब ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वेट के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर की बात नहीं कर रहा, वेट के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। नंबर में तो हाइड्रोजन ही ज़्यादा होगा, बट उसका वेट बहुत कम होता है, ठीक है, तो उस वजह से तो कार्बन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन उसके बाद O या M कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और सल्फर सबसे कम होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। वेट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। लिखते तो हम मीथेन को भी ऐसा ही है, ठीक है, बट ये 6 है, ये 2 है, बट ये कितना होता है, ये 24 जितना होता है, इसका मोलिकुलर वेट 24 जितना होता है और इसका ओनली 6 होता है। तो देखो कार्बन का वेट परसेंटेज ज़्यादा है वैसे ही। तो ये सिंपल सी बात थी, हमारा क्रूड ऑयल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल गैस में भी यही प्रेजेंट होता है, बट उसमें क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का वेटेज परसेंटेज कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब सिंपल सी चीज़ में सोचो कि जो ऑयल में कार्बन था उतना वेट परसेंटेज किस में नहीं होता, उतना वेट परसेंटेज गैस में नहीं होता। क्यों? देखो ऑयल ये मोस्टली गैस क्या होती है अपनी, मीथेन होती है, इथेन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेन और उसके बाद ब्यूटेन तक मोस्टली होती है। बट उससे ज़्यादा बात करें तो ऑयल में क्या होता है, ऑयल में एरोमेटिक कंपोनेंट भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड का आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ऑयल में क्यों कार्बन का वेटेज कम होता है, वो लिखते हैं अभी आगे, चलो। तो अब हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की मैं बात करूँ, बेसिक सी केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12th में भी पढ़ चुके हो, रिवाइज ही करवाता हूँ, ठीक है, फटाफट चलते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। तो पहली चीज़ होती है वो होता है हमारे क्रूड में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है वैसा हमने बोला, तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, आप पढ़ चुके हो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। अब आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है, इस जिसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम सैचुरेशन कहते हैं, सैचुरेटेड। तो इसमें कौन से आएंगे, इसमें पैराफिन आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा, पैराफिन आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। व्हाट डज मीन दैट, हमारी मीथेन है वो इसमें आएगी, देखो आप इक्वेशन में रख सकते हो, ठीक है। इथेन है, जिसके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, किसके बीच में, ओनली एंड ओनली कार्बन के बीच में, ठीक है। अब इसके पीछे क्या होता है, एन प्रत्यय लगता है, ठीक है, एन सफिक्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है, एन, ठीक है, एन, आल्केन, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, सारे के सारे आल्केन आ जाएंगे, क्या आएंगे, आल्केन आएंगे, ठीक है, आल्केन, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, चलो, ANES, आल्केन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है मोस्टली क्या आता है, इसमें एस्फाल्ट आता है, ठीक है, एस्फाल्टिन। एस्फाल्टिन क्या होता है, एरोमेटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आप एस्फाल्टिन रहने दो, अभी एरोमेटिक समझो, ठीक है, एस्फाल्टिन हम समझते हैं इसके बाद, ठीक है। आप क्या समझ सकते हो इसमें, एरोमेटिक या फिर आल्कीन बोलते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, आल्कीन बोलते थे, ठीक है, या फिर आल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होता है, आल्काइन होता है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं अनदर टर्म में, ओलिविन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं पैराफिन, फिर क्या आता है इसमें, चलो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाली बात थी, ये आपने बेसिक सी 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़ के ही रखी है भाई, मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी केमिस्ट्री और मुझे ज़्यादा भी इंटरेस्ट होता है केमिस्ट्री में। तो ये जो एन होता है, ठीक है, आल्केन होते हैं, इसमें और आता है साइक्लोपैराफिन भी इसमें ही आता है, ठीक है, उसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, फिर नेप्थेलिन कंपोनेंट भी इसमें ही आता है, ठीक है।
उसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें क्या आता है, ओलिविन्स आते हैं, और ओलिविन्स किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपोनेंट को। और क्या आता है, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन वाले स्ट्रक्चर, जो बेंजीन रिंग होती है वो। तो ये बात थी हमारी पैराफिन और एरोमेटिक की, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको ये टर्मिनोलॉजी सी समझनी है, ठीक है। वैक्सी क्रूड ऑयल किसे बोलते हैं, वैक्सी क्रूड ऑयल किसे कहते हैं, वैक्सी क्रूड ऑयल। अब वैक्सी क्या होता है, वैक्स होता है, वो होता है सैचुरेटेड पैराफिन कंपोनेंट। सैचुरेटेड कौन से कंपोनेंट, पैराफिन। पैराफिन क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं कि नहीं होते, बट कौन से, जो जिसका कार्बन नंबर 8 से ज़्यादा हो। अगर हमारा क्रूड ऑयल है उसमें C18 से ज़्यादा कार्बन नंबर वाले हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस तरह से लॉन्ग चेन, कितनी 18 प्लस वाली, 18 या 18 प्लस वाली, तो हम वैसे क्रूड को क्या कहेंगे, हम उसे क्रूड को वैक्सी क्रूड ऑयल बोलेंगे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं तो बोलते हैं भाई, ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, इसको क्यों बोलते हैं, मैं उसका नाम तो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आस्फाल्टिन क्या होता है, ठीक है, ये हमने बात की वैक्सी क्रूड ऑयल। तो वैक्स ज़्यादातर किसके लिए टर्म यूज़ होता है, पैराफिन के लिए, ठीक है। वैक्सी क्रूड ऑयल सैचुरेटेड पैराफिन हो जिसमें 18 से ज़्यादा हो तो हम उसे पैराफिन वैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलेंगे, पैराफिन वाला वैक्स, ठीक है। पर उसके लिए कंडीशन क्या है, C18 जैसे बड़े बड़े कंपोनेंट हो। ये आपको याद नहीं रखना है, बट आपको पता होना चाहिए कि कार्बन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लॉन्ग चेन प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी होती है वैक्स में ही आस्फाल्टिन वैक्स, ठीक है। जो आस्फाल्टिन वैक्स होता है वो क्या होता है, या फिर आप आस्फाल्टिन बेस्ड क्रूड ऑयल भी समझ सकते हो, बट वैक्स मोस्टली मेरे हिसाब से वैक्स जो टर्म है वो पैराफिन के लिए ही यूज़ होता है। वैक्सी क्रूड ऑयल दैट मीन्स कि पैराफिन वाला क्रूड ऑयल जिसमें क्या हो, सैचुरेटेड कंपोनेंट ज़्यादा हो और लॉन्ग चेन हो। आस्फाल्टिन वैक्स क्या होता है, आस्फाल्टिन वैक्स होता है जिसमें एरोमेटिक लॉन्ग चेन कंपोनेंट प्रेजेंट हो। कौन से, एरोमेटिक और नेप्थेक कंपोनेंट। नेप्थेन को ही साइक्लो बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोपैराफिन को ही हम क्या बोलते हैं, नेप्थेन बोलते हैं, ठीक है। साइक्लो यानी कि कुछ इस तरह से जो साइकिल हो, बट ये सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। जबकि मैं एरोमेटिक की बात बोलूँ तो वो उसमें क्या होती है, बेंजीन की रिंग होती है, यानी कि इसके अंदर जो बॉन्ड होता है, बेंजीन में जो बॉन्ड होता है वो क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। ये बेसिक सी चीज़ आपने समझ के रखी है। तो यहाँ से दो टर्म निकल के आए, पैराफिनिक वैक्स या फिर आस्फाल्टिन वैक्स भी बहुत जगह यूज़ होता है, इसलिए मैं आस्फाल्टिन वैक्स बोल रहा हूँ। तो आस्फाल्टिन वैक्स है वो भी क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें से, आपको इतना याद रखना है कि पैराफिनिन वैक्स यानी कि सैचुरेटेड कंपोनेंट से बना हो जिसमें C18 से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, लॉन्ग चेन वाले। आस्फाल्टिन वैक्स यानी कि वो वाला वैक्स जो एरोमेटिक कंपोनेंट या नेप्थेलिन कंपोनेंट से बना हुआ हो। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, ठीक है। नेप्थेलिन यानी कि साइक्लो कंपोनेंट, साइक्लोपैराफिन भी बोलते हैं, और एरोमेटिक यानी कि जो बेंजीन रिंग वाले कंपोनेंट होते हैं वो, ठीक है। पैराफिन भी आपको बोल दिया। तो ये वैक्स का टाइप था, ठीक है। दो टाइप के वैक्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं ये दोनों से क्या इफेक्ट आएगा। एस्पार्टिन मॉलिक्यूल होते हैं वो C40 और C60 लिखते हैं। मैंने आपको रिजर्वायर में डिस्टिलेशन बता के रखा था, ठीक है। डिस्टिलेशन जो होता है उसमें लास्ट जो था वो एस्पार्टिन था, जो हैवी कंपोनेंट था वो कौन सा है, वही तो एस्पार्टिन है भाई, ये C40 C60 वाला। ये सब कहाँ रिमूव होते हैं, रिफाइनरी में रिमूव होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पैराफिनिक वाले क्रूड की, कौन सी, एस्पार्टिन वाले क्रूड की, जिसमें एस्पार्टिन ज़्यादा प्रेजेंट हो और पैराफिन ना हो, ठीक है। वैक्सी क्रूड ऑयल की थोड़ी बहुत बात करते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट हो, पैराफिन हो और नो एस्फाल्टिन हो, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट आएगा, तो चलो बात करते हैं इसकी। तो जहाँ पे एस्फाल्टिन हो, नो पैराफिन वाला, ठीक है, तो पहली चीज़ तो उसके कलर में चेंज आएगा, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा एस्फाल्टिन होगा उसका कलर क्या होगा भाई, ये ज़्यादा ब्लैक कलर का होगा, ये ज़्यादा ग्रीनिश कलर का होगा, ठीक है। ये ज़्यादा
ग्रीनिश कलर का होगा। आप कहीं पे भी क्रूड देखो उसमें अगर आस्पाल्टिन नहीं और पैराफिन ज़्यादा है तो ये ग्रीनिश कलर लेगा, और आस्पाल्टिन ज़्यादा है तो नो पैराफिन है तो ये ज़्यादा ब्लैक कलर वाला होगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा किससे ट्रेंड करता है? अगर आस्पाल्टिन ज़्यादा प्रेजेंट है तो मैंने देखा था कि जो रिफाइनरी में लास्ट रिमूव होता है वही तो आस्पाल्टिन होता है, तो ये ज़्यादा किसकी प्रोडक्ट देता है? अगर आस्पाल्टिन एरोमेटिक कंपोनेंट प्रेजेंट हो वो तो ज़्यादा क्या बनाएंगे? पेट्रोल बनाएंगे या फिर आसपाल्ट बनाएंगे। बट अगर ज़्यादा पैराफिनिक कंपोनेंट हो तो ये क्या बनाते हैं? केरोसिन बनाते हैं ज़्यादा। ठीक है, मीन्स के ये वाले कंपोनेंट प्रेजेंट हो और उसमें आस्फाल्टिन ना हो तो वो क्या होता है? केरोसिन होता है। और ज़्यादा आस्फाल्टिन वाला कंपोनेंट यानी कि जो एरोमेटिक कंपोनेंट है, ठीक है, इसको आप कंपोनेंट से ही देखो, ये पैराफिनिक कंपोनेंट है, ये एरोमेटिक कंपोनेंट है, वैसा ही सोच लो। तो ये ज़्यादा यील्ड क्या देंगे? प्रोडक्ट क्या देंगे? पेट्रोल देंगे, और ये ज़्यादा प्रोडक्ट केरोसिन देंगे। ठीक है, या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसे बोलते हैं हम, ग्रीस हो गए, या फिर जो हम क्या करते हैं, हम जो एरोप्लेन और उसमें यूज़ करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो देगा। बट ये क्या देगा? पेट्रोल, आसपाल्ट या ये डीजल भी दे सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी दो टाइप के कंपोनेंट की, कि मोर आस्पाल्टिंग मोर यील्ड पेट्रोल आसपाल्ट, पैराफिन कंपोनेंट मोर यील्ड केरोसिन लुब्रिकेटिंग ऑयल। और कलर की बात हो गई। अब दूसरी चीज़ हमने देखा था कि जैसे जैसे ये कंपोनेंट, जैसे जैसे एरोमेटिक बढ़ रहा है तो वो या पेट्रोल की यील्ड दे रहा है तो वो कैसा पेट्रोल देगा? अच्छा पेट्रोल देगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या मिल रहा है? अच्छा पेट्रोल मिल रहा है। तो उससे नॉकिंग प्रॉब्लम क्या होगी? यानी कि जो हमारा इंजन ज़्यादा आवाज़ करता है वो प्रॉब्लम कम होगी। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम? हायर ऑक्टेन नंबर। ठीक है, हायर ऑक्टेन नंबर। ठीक है, आपको ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन नेट से देखनी है, ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है वो आपको नेट से देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, देखना बहुत अच्छे से। ये आपको एक्सप्लेन किया है एरोमेटिक क्रूड ऑयल और पैराफिनिक क्रूड ऑयल। तो ये बेसिक थी, बातें थी जो आप जानते ही होंगे, बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। तो ये बात थी आस्पाल्टिन बेस्ड क्रूड ऑयल, यानी कि एरोमेटिक ज़्यादा हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो पैराफिनिक यानी कि सैचुरेटेड कंपोनेंट ज़्यादा हो। ठीक है, आप एक से ज़्यादा नाम से भी इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई? पैराफिन को क्या बोलोगे? सैचुरेटेड भी बोलोगे। ठीक है, और आस्पाल्टिन को क्या बोलोगे? मोर एरोमेटिक या नेप्थेइक बेस्ड कंपोनेंट। नेप्थेइक भी सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें पैराफिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, मोर आस्पाल्टिन मीन्स नो पैराफिन हो ऐसा क्रूड ऑयल तो वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देगा और ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देगा। ठीक है, उसके बाद हम डिग्री एपीआई निकालते हैं, वो तो आपको रिजर्वायर में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सारा एनालिसिस की। तो एक ऐसा एनालिसिस है जिससे हम सैचुरेटेड कंपोनेंट, कौन से सैचुरेटेड? पैराफिनिक की तो बात कर रहा है। उसके बाद एरोमेटिक कंपोनेंट, क्या एरोमेटिक जो होते हैं, आर यानी कि रेजिन्स। रेजिन्स आपने 12th में पढ़ के रखा होगा पॉलीमर नाम के चैप्टर में। और उसके बाद होता है आस्पाल्टिन। ठीक है, ये पूरा एरोमेटिक की बात कर रहा है, ये पूरे की पूरी आस्पाल्टिन यानी कि जो लॉन्ग चेन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये एरोमेटिक यानी कि जो हमारा बेंजीन जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो वैक्स नहीं फॉर्म करते। ठीक है, वैक्स के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बोली? वैक्स के लिए मैंने कंडीशन बोली कि यहाँ पे C40 या C60 जितना होना चाहिए और उसमें C18 से लॉन्ग चेन होनी चाहिए। बट पैराफिन, ये तो हमने वैक्सी क्रूड ऑयल की बात करते हैं तब लॉन्ग चेन की बात करते हैं, बट हम नॉर्मल सैचुरेटेड कंपोनेंट की बात करते हैं तब शॉर्ट चेन भी तो इंक्लूड है भाई। लॉन्ग तो है ही बट शॉर्ट भी है, तो ये एरोमेटिक यानी कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आस्पाल्टिन हो सके, अगर हमें पेट्रोल की तरह या डीजल की तरह या केरोसिन की तरह यूज़ करना है तो आस्पाल्टिन हो सके उतना क्या करना होगा? कम करना होगा। एरोमेटिक कंपोनेंट क्या करने होंगे? ज़्यादा करने होंगे। और जितना सैचुरेटेड शॉर्ट चेन प्रेजेंट होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये लाइन जो मैंने लास्टली आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज़ की। ये बात थी हमारे मेन हाइड्रोकार्बन जो प्रेजेंट है उसके टाइप मैंने आपको बताए, 12 का थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया। अब मैं बात करता हूँ इम्प्यूरिटीज़ जो प्रेजेंट थी उनकी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ है वो है सल्फ़र की। ठीक है, सल्फ़र की इम्प्यूरिटीज़ होती है। तो इससे क्रूड ऑयल को हम दो कैटेगरीज में बेचते हैं, सोर क्रूड और स्वीट क्रूड। ये कैसा है? स्वीट है, तो उसका मीन क्या है? सल्फर हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, तभी तो ये स्वीट बन गया, इसमें सल्फर प्रेजेंट है।
अब कौन से क्रूड को सोर बोलेंगे और कौन को किसको स्वीट बोलेंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो हर एक बुक में अलग अलग डेफिनेशन होगी, आप एक पकड़ के चलो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 1% वेट से कम क्या हो, सल्फर हो, सॉरी ग्रेटर देन 1% हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, सोर क्रूड बोल देंगे, ठीक है। 1% वेट से ज़्यादा सल्फर हो, सल्फर का वेट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1% से, और इसमें लेस देन 1% बाई वेट क्या हो, सल्फर हो, तो हम वैसे क्रूड को स्वीट बोलेंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकूँ, हमें कैसा क्रूड चाहिए, स्वीट क्रूड होना चाहिए, ठीक है। स्वीट क्रूड की प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी। सोर्स की कम होगी, क्यों, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट करके इसको स्वीट बनाना होगा, तो हम यूज़ कौन सा करेंगे, स्वीट वाला। इससे क्या फ़ायदा होगा, H2S नहीं फॉर्म होगा और उससे कोरोजन में हमें राहत मिलेगी, ठीक है। कोरोजन से राहत मिलेगी कहाँ पे, रिफाइनरी में, ठीक है। रिफाइनरी पूरी स्टील की बनी होती है और उसमें ये कंटामिनेंट हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। तो ये बात थी थोड़ी बहुत, 1% वेट वाला याद रखो। इसके अलावा रिफाइनरी क्लासिफिकेशन, रिफाइनरी क्या सोर्स स्वीट बोलती है, सोर्स स्वीट मोस्टली अपस्ट्रीम यूज़ करता है। रिफाइनरी क्या यूज़ करती है, रिफाइनरी बोलती है भाई लो सल्फर वाला क्रूड, मीडियम या इंटरमीडिएट वाला सल्फर या फिर हाई सल्फर वाला क्रूड, वो इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे क्लासीफाई करते हैं, हाई सल्फर यानी कि समझ लो कि हमने क्या बात किया, जो भी स्वीट का बात किया वही 1.7% से ज़्यादा हो तो वो हाई सल्फर बोल देते हैं। 0.6 से 1.7 के बीच में हो तो उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, और लो सल्फर क्या होता है, लेस देन 0.6%। तो ये वाला क्या है, आप ऐसे याद रखो, ये वाला स्वीट है, ये वाला स्वीट प्लस सोर दोनों है, और ये वाला ओनली एंड ओनली सोर है, ठीक है, ठीक है ना। हम क्या बोलते थे, ये भी वेट परसेंट है, ठीक है, वेट WT, ठीक है। तो रिफाइनरी क्या बोलती है, भाई हमें ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करना, हमें ये शॉर्ट स्वीट में नहीं करना, हमें ऐसा करना है, तो वो ऐसा करती है, लो मीडियम हाई। अपन को तो याद रखना होगा, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, बट हमारे क्या होने चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं, अब इतनी सारी बात की है क्रूड पे, तो क्रूड के बेंचमार्क क्या होते हैं, ठीक है। ये सब जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है, आपको पेट्रोलियम इंजीनियर को ये पता होनी चाहिए क्रूड ऑयल के बेंचमार्क क्या होते हैं। वो कौन कौन से बेंचमार्क, आपने सुना होगा कि WTI क्रूड की प्राइस क्या है, अभी जो WTI क्रूड की प्राइस है वो इतनी चल रही है, आपने सुना होता, ठीक है। WTS की प्राइस के बारे में सुना होगा। तो ये क्या है, ये सब बेंचमार्क है। बेसिकली बेंचमार्क होता क्या है, बेंचमार्क एक ऐसी चीज़ है, देखिए आपको मैं बात करूँ कि आपको क्या खरीदना है, आपको खरीदना है भाई, आप सपोज करो आपको क्या खरीदना है, आपको वाटर खरीदना है, ठीक है। आपको क्या खरीदना है, आपको वाटर खरीदना है। अब वाटर का क्या भाव देंगे आप, क्या प्राइस आप वाटर की पे करेंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा। अगर देखो आपको ये वाटर जो खरीद के ला रहे हो, ठीक है, वो डायरेक्टली यूज़ करना चाहो, जैसे कि हमारे यहाँ वो केल्बा वाला केल्बा रख के जाता है, वो डायरेक्टली यूज़ करना चाहो तो इसका प्राइस क्या होगा, हाई होगा, क्यों, क्योंकि हमें घर पे इसे प्यूरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पर म्यूनसिपालिटी के वाटर की बात करो तो म्यूनसिपालिटी जो वाटर का प्राइस लेगी वो कम लेगी, क्यों, क्योंकि हमें घर पे क्या लगाना पड़ रहा है, RO खुद का लगाना पड़ रहा है, तो ये प्राइस क्या होगी, कम होगी। अब ये दोनों की प्राइस कैसे न डिसाइड होगी, तो हम बोल देंगे भाई कि जो वाटर है, सपोज करो वाटर में क्या होते हैं, TDS, टोटल डिजोल्व सॉल्ट, या क्या बोलते हैं TDS को, वो जो भी बोलते हो, तो आप बोल रहे हो कि इसकी वैल्यू अगर 50 है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसका भाव ले लो 5 रुपीज़, ठीक है, क्या भाव ले लो, 5 रुपीज़। तो अगर ये TDS क्या करके दे रहा है, कम करके दे रहा है, ठीक है, डायरेक्टली, यानी कि ये जो हमारा केल्बा वाला है वो TDS कम करके दे रहा है और बोल रहा है कि मैं 50 करूँगा तो उसको वो भाव 5 रुपीज़ रखना होगा, बट वो बोल रहा है कि मैं TDS इससे भी कम करके दूंगा 40, तो उसको 5 से ज़्यादा भाव मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने अपनी एफर्ट लगाई 6 या 7 रुपीज़। तो ये जो था 50 TDS पे 5 रुपीज़ भाव, ये क्या हो गया, एक बेंचमार्क हो गया। वैसे ही हमारा क्रूड ऑयल भी क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी से बना होता है। कौन कौन सी, API क्लासिफिकेशन हमने API से क्रूड का देखा था। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ द ऑयल रिजर्वायर या गैस रिजर्वायर पढ़ाया तब आपने क्या देखा था, हमने वो सब देखा था, ठीक है। हेवी ऑयल क्या होता है, वो क्या होता है, फिर उसकी API से हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेंचमार्क है, ठीक है। उसमें और क्या होता है, मोस्टली इसमें क्या काउंट करते हैं, देखो जो फर्स्ट बेंचमार्क है वो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है। क्या बोला इसने, टेक्सास इंटरमीडिएट। अब इसने क्या बोला है, इंटरमीडिएट बोला है, ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो
तो उसने क्या बोला भाई, जो देखते हैं अभी हम बोले कि WTI की प्राइस इतनी है, उसका मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर एपीआई है, कौन सी, इतना डिग्री एपीआई वाला क्रूड और उसमें 0.6% सल्फर हो, यानी कि कैसा स्वीट है, ठीक है, सॉरी 0.3% है, ठीक है। आप फिगर चाहे तो याद रखो या फिर ऐसे याद रखो कि स्वीट क्रूड ऑयल है और 40 डिग्री एपीआई वाला क्रूड है, तो उसकी प्राइस जो WTI डिसाइड करता है वो किस कैटेगरी में होता है, ये कौन सी कैटेगरी है, वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी, आप ऐसे याद रख सकते हो। वोलेटाइल ऑयल और स्वीट क्रूड है तो वो WTI का बेंचमार्क है, ठीक है। तो WTI जो भाव डिसाइड करती है वो किसके लिए करती है, इतनी डिग्री एपीआई वाला और इतना सल्फर हो वैसे क्रूड की। WTS का मीनिंग होता है वेस्ट टेक्सास शोर क्रूड ऑयल, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है बट ये हम देख रहे हैं स्वीट है, ठीक है। ये कैसा है, स्वीट है। तो WTS क्या होता है, ये होता है 33 डिग्री एपीआई, यानी कि आप समझ लो ये भी वोलेटाइल है बट ये सल्फर के परसेंटेज कितने लेती है, 1.6% लेती है, ठीक है। तो किसका भाव ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली WTS का भाव कम होगा, क्यों, क्योंकि वो हमें शोर क्रूड दे रही है, और WTI का कम होगा क्यों, क्योंकि वो हमें स्वीट क्रूड दे रही है। वैसे ही दुबई का भी बेंचमार्क है भाई, आप सारे मत याद रखो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये WTI के बारे में पता होना चाहिए, उसका क्या होता है, ये डिग्री एपीआई और ये 0.3% क्या होता है, ये स्वीट क्रूड होता है और वोलेटाइल क्रूड ऑयल होता है, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड करते हैं। अब कोई ये बढ़ा के दे रहा है तो फिर वो अपनी प्राइस उस हिसाब से डालेगा, और ये सल्फर बढ़ा के दे रहा है तो वो प्राइस ऑब्वियसली क्या करेगा, कम करेगा अपनी बेचने के लिए, क्यों, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो हमें उसमें सल्फर रिमूव करने के लिए हमारा खर्चा तो होगा, तो भाई वो अगर इतनी ही प्राइस में देगा, ठीक है, वो WTI की प्राइस में देगा तो हर कोई क्या करेगा, WTI वाला ही खरीदेगा, ठीक है। तो ये बेंचमार्क था जिसके रिलेटिव में हम क्या करते हैं, प्राइस नक्की करते हैं। आपको कौन कौन से याद रखने हैं, ये WTI वाला याद रखो, ये इंटरव्यू में काम आ जाता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो किसी भी इंटरव्यूअर को इस तरह से। अब आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत पोर पॉइंट के बारे में, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी देखते हैं। पोर पॉइंट क्या होता है, ये देखो, पोर यानी कि क्या होना, फ्लो होना, या फिर मैं बोल सकता हूँ आप किसी भी वाटर को पोर करते हो, ठीक है, तो वो पोर कब तक है, तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच क्रूड ऑयल क्या हो जाए, क्रूड ऑयल क्या हो जाए, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच क्रूड ऑयल स्टिल पोर्स, यानी कि जो कम से कम टेम्परेचर जब तक क्रूड ऑयल हमारा फ्लोएबिलिटी चालू रखे और कंप्लीटली फ्लो सीज ना हो जाए, ठीक है। कंप्लीटली फ्लो सीज हो गया, जैसे कि बात करता हूँ मैं आपको, इनिशियली टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और तो यहाँ पे हमारा क्या था, लिक्विड था क्रूड ऑयल, वो इजीली क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। हमने टेम्परेचर कम किया, 50 पे आ गए, और यहाँ पे लिक्विड की फ्लोएबिलिटी कम होने लगी, यहाँ पे फर्स्ट सॉलिड अपीयर हुआ, क्या हुआ, फर्स्ट सॉलिड अपीयर हुआ, ठीक है, और उससे क्या हुआ, फ्लोएबिलिटी कम हुई, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कम किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हुआ, यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लो ही सीज हो गया, ठीक है, सीज हो गया या बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। तो 40 डिग्री है हमारा, क्या है, कम्प्लीटली फ्लो सीज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर पॉइंट। और जहाँ से फर्स्ट सॉलिड क्रिस्टल बोल सकता हूँ क्या मैं, हाँ, फर्स्ट सॉलिड क्रिस्टल, ये क्या है, यही तो वैक्स है हमारा, वो क्या हो जाए, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट वाला सॉलिड डिपॉजिट हो, वो टेम्परेचर जहाँ पे फ्लोएबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, वैक्स अपीयरेंस टेम्परेचर या फिर क्लाउड पॉइंट, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ इंडिकेट करते हैं, वैक्स अपीयरेंस टेम्परेचर या क्लाउड पॉइंट। आप इसको इंक्रीजिंग टेम्परेचर के टर्म में भी लिखो, डिक्रीजिंग टेम्परेचर भी, बट आपको एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट क्रिस्टल अपीरियर हो और जैसे ही फ्लोएबिलिटी कम हो, उसको हम बोलते हैं WAT या वैक्स अपीरियंस टेम्परेचर या क्राउड पॉइंट, और कंप्लीटली फ्लो सीज हो जाए तो क्या है, पोर पॉइंट। तब आप इससे सोचो 50 ग्रेटर देन 40 होता है, हाँ, तो क्लाउड पॉइंट पोर पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 20 to 30 डिग्री जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, कई बार तो, ठीक है, 2 to 3 पॉइंट आपको बोला होगा बुक में, ठीक है, बट उतना नहीं, मैंने आप खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, आपकी लैब होगी तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात थी पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट की, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये कहीं पे भी किसी भी वाइवा में किसी भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रिफाइनरी के कट की बारे में मैं बात कर दूँ, ये मैंने आपको बताया था रिफाइनरी के कट के बारे में। हमने क्रूड ऑयल निकाल लिया, उसको रिफाइनरी में भेजा, क्रूड ऑयल को निकाल लिया, पूरी रिफाइनरी आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है, ठीक है, डोंट वरी।
कोई भी प्रोसेस हो, डिस्टिलेशन हो, एक्सट्रैक्शन हो, क्रैकिंग हो, थर्मल क्रैकिंग हो, या फिर फ्रैकिंग हो, या फिर कोई भी हो, ठीक है, VGO, LGO, HGO, उसके बाद एस्फाल्टिंग कैसे रिमूव करते हैं, उसके बाद पॉलीमराइजेशन क्या, अल्कलाइजेशन क्या, ये सारी प्रोसेस मेरे दिमाग में चलती है, ठीक है। उसके फ्लो डायग्राम, आप कोई भी फ्लो डायग्राम बोलो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से लेके कोई भी प्रोसेस का, ठीक है। बट आपको पेट्रोलियम के लिए वो जानना जरूरी नहीं, आपको एंड प्रोडक्ट से आप क्या करो, आप एंड प्रोडक्ट से मतलब रखो, ठीक है। अब ये क्यों मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं डाउन स्ट्रीम स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं डाउन स्ट्रीम स्टूडेंट हूँ, मैं अपस्ट्रीम भी जानता हूँ, मैं डाउन स्ट्रीम भी जानता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं रिफाइनरी से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हो गए लाइट कंपोनेंट, C1, C2, C3, इतने ऐसे बहुत ही लाइट कंपोनेंट। उसके बाद आएगा नेप्था, वो भी बहुत लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा केरोसिन, आपको ये बताया हुआ है पहले भी, बट मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। पेट्रोल, डीजल, फिर क्या होगा, लुब्रिकेशन ऑयल, और लास्ट में एस्फाल्टिन। ये हमारी थी डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस। उसके पहले यहाँ पे क्या रिमूव होगा, सॉल्ट रिमूव होगा, सॉल्ट रिमूव हो क्या आएगा, ठीक है, डिसॉल्टिंग, ठीक है। प्रोडक्शन में देखेंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में, क्योंकि अपस्ट्रीम भी कई बार सॉल्ट रिमूव करके रिफाइनरी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये डिस्टिलेशन कॉलम थी, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रोडक्ट की यील्ड ले लो। इसमें क्या होती है, इस तरह से ट्रे होती है, ठीक है, डिफरेंट जहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा हो, बबल कैप वाली या जो भी है, वाल वाली, जो भी यूज़ करना चाहो। बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आप यूज जाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताओ। तो ये मैंने बात किया था, जब हमने क्या बात किया था, सेचुरेशन की मेथड बात की थी, कि सेचुरेशन में हम वॉल्यूम कैसे वाटर का ऑयल से निकाल सकते, तो यही तो किया था वहाँ पे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्रम आपको आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है, ठीक है। जैसे ही डाउनवर्ड जाओगे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे बात करते हैं, थोड़े बहुत नेचुरल गैस पे आ जाते हैं। चलो, ये अपने क्रूड ऑयल की तो बहुत बात की, आपको इंडिविजुअल के बारे में पता चलना है तो ठीक है। नेप्था क्या होता है, साइक्लोपैराफिन कंपोनेंट होते हैं। केरोसिन क्या होता है, लेस पैराफिन वाले कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि C4 से C10 इतने होते हैं, ठीक है। शायद ये डीजल हो गया, इससे भी कम हो गए कंपोनेंट, और वो भी साइक्लो कंपोनेंट भी। केरोसिन में सब मिक्सचर होता है। फिर पेट्रोल में ज़्यादा क्या आ जाता है, एरोमेटिक कंपोनेंट आ जाता है। उसके बाद डीजल क्या होता है, 10 से 15 इतना होता है। वो आप देख लो एक बार, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलो अब देखो कौन कौन से कार्बन कंपोनेंट किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन सी रेंज के। एस्फाल्टिन में तो मैंने आपको बता दिया, पैराफिन C18+ या फिर C40 एरोमेटिक में भी। लुब्रिकेशन यानी कि मोर पैराफेनिक होता है, ठीक है, इसमें एरोमेटिक कम होते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, बट आपके लिए ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल नॉलेज के रखना चाहो तो याद रख सकते हो, बट आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डाउनवर्ड जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस किसे कहते हैं, नेचुरल गैस किसे बोलते हैं हम कब बोलेंगे कि अपना गैस नेचुरल है, जब उसमें ज़्यादा क्या हो, मीथेन हो। CNG किसे बोलते हैं, वो वाली गैस जो अपने वॉल्यूम के 1% वॉल्यूम क्या हो, कंप्रेस की गई हो। ये बेसिक डेफिनेशन है CNG की, कि भाई अपना वॉल्यूम है उसका अगर 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो उसमें हम क्या कंप्रेस करते हैं, 1% जितना वो वॉल्यूम कंप्रेस करके फिल करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे है, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 99 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1% जितना हम कंप्रेस करके रखते हैं, तभी तो वो गैस रह पाएगा, तभी तो वो स्टोर हो पाएगा इजीली, ठीक है। फिर होता है LPG यानी कि ब्यूटेन, इसमें मेजर कंपोनेंट होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, ज़्यादा ब्यूटेन होता है। CNG की, अब देखो मीथेन की क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन भी आपको होमवर्क में देता हूँ। चलो आपको ये पता ही है कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कितनी हीट रिलीज होगी जब हम इसका 1 kg या 1 मोल बर्न करेंगे। बट आप थोड़ा बहुत खुद से देखो तो अच्छा है, ठीक है। इसमें अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। नेगी साहब के वाइवा में ऐसे भी डेफिनेशन पूछे जाते हैं। तो जो CH4 है उसे ही क्या कहते हैं हम, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला, क्लीन फ्यूल, ठीक है। FLU फ्यूल, FUEL, ठीक है, फ्यूल। आगे बढ़ते हैं,
नेचुरल गैस की इम्प्यूरिटी की बात हमने की थी, तो वो वही इम्प्यूरिटी होगी कौन कौन सी, सल्फर, नाइट्रोजन या फिर हीलियम भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये सब इम्प्यूरिटीज़ है, उसे हम रिमूव करने की प्रोसेस आपके प्रोडक्शन में, सरफेस स्पेशलिटी में थोड़ा बहुत देखेंगे अगर हो पाता है तो इस साल। नॉन एसोसिएटेड नेचुरल गैस, अब देखो गैस जो होती है वो दो तरह से फॉर्म होती है, वन होती है एसोसिएटेड नेचुरल गैस और दूसरी होती है, ये सब टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो जो बता रहा हूँ वो नॉन एसोसिएटेड नेचुरल गैस। एसोसिएटेड नेचुरल गैस किसे बोलते हैं, नॉन एसोसिएटेड किसे बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड हम उसको बोलते हैं, हमने बात किया था रिजर्वायर में, जब P ग्रेटर देन PB होता है, ठीक है, तो ओनली एंड ओनली ऑयल प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही हम प्रोडक्शन लेने के लिए P लेस देन PB कर देते हैं, तो जो गैस सॉल्यूशन में से कैसे फ्री गैस की तौर पे प्रोड्यूस हो रही है, वही गैस क्या है, एसोसिएटेड। तो ऑयल के साथ एसोसिएशन में जो गैस है उसे ही हम एसोसिएशन बोलते हैं। नॉन एसोसिएशन क्या होता है, सपोज करो कि P लेस देन PB है और हमारा जो रिजर्वायर है उसमें ऑयल बचा ही नहीं, पूरा का पूरा क्या हो गया है, गैस बन गया है। तो ऐसे प्योर गैस प्रोड्यूस होती है, विदाउट ऑयल जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे ही हम नॉन एसोसिएटेड कहते हैं। डेफिनेशन रीड करने के लिए मैंने आपको बुक तो बताई दी है, वहाँ से आप बुक रीड कर लोगे। फिर बात करते हैं कंडेंसेट किसे बोलते हैं। दो तीन टर्म बचे अभी इस सेशन के लिए, वही देखना है कंडेंसेट किसे कहते हैं, ठीक है। कंडेंसेट किसे कहते हैं, तो कंडेंसेट किसे कहते हैं, जो हमने रेट्रोगेट कंडेंसेट पढ़ा ना, उसे ही हम कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। इसका कलर क्या होता है वो सब आपको बता दिया है, वाइट कलर होता है थोड़ा बहुत, आप देखो हर बुक में कलर भी अलग मिलेगा, बट ये मोस्टली कलरलेस की ओर ट्रेंड करेगा। जैसे ही गैस बनना स्टार्ट होगी वो कलरलेस की ओर ट्रेंड करेगा। जो सबसे ज़्यादा होता है, जो ब्लैक ज़्यादा एस्फाल्टिंग वाला होता है, जो बहुत हेवी होता है, जिसे हमने लो श्रिंकेज बोला था, वो ब्लैक। उसके बाद अगर कोई बोले तो उसके बाद थोड़ा बहुत ब्राउन नेचर, उसके बाद थोड़ा बहुत ऑरेंज नेचर, उसके बाद थोड़ा बहुत येलो नेचर होता है, इसके बीच में ग्रीनिश भी आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हैवी कंपोनेंट कम हो गए वैसे वैसे ये कलर चेंज होते हैं। ये आप एक सीक्वेंस याद रख लो, पर्टिकुलर कलर पर्टिकुलर ऑयल का याद रखने से, और उसके बाद वाइट यानी कि कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हैवी कंपोनेंट कम हो गए, ब्लैक का ब्राउन दिखेगा, ब्राउन का ऑरेंज, ऑरेंज का ग्रीनिश, ग्रीनिश से येलो और येलो से वाइट, ठीक है। बट कलर देख के हम उतना बहुत आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भाई, तो वो टेंशन मत लो। तो ये कंडेंसेट की बात हुई। उसके बाद बात करते हैं स्पाइकिंग प्रोसेस की, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में एक MCQ था, इसीलिए मैंने ये लिया है। उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता ऐसे MCQ गेट बना दे, बट लिया है तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्पाइकिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब हम बोलते थे कि हमारी जो विस्कोसिटी चेंज होता है वो बबल पॉइंट तक विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी बबल पॉइंट तक क्या होती है, कम होती है, उसके बाद क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है। क्यों करती है वो मैंने आपको बता दिया था, डेंसिटी कम होने की वजह से। अब अगर ये बबल पॉइंट रीच हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो कंडेंसेट थे, जो कंडेंसेट फॉर्म हुए थे लाइट कंडेंसेट, ठीक है, उसको क्या करूँगा, फिर से इंजेक्ट कर दूंगा बबल पॉइंट प्रेशर को क्या करने के लिए, बबल पॉइंट से प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, तो उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, हमारा क्रूड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रूड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी API क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है। देखो भाई, मैं फिर से इंजेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, बबल पॉइंट से प्रेशर ज़्यादा कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, हमारा जो API था उसे कम कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस ओर मूव करवा रहा हूँ। तो ये पॉइंट पे बबल पॉइंट प्रेशर अचीव करके रखूँगा, कंडेंसेंट को इंजेक्ट कराते रहूँगा, ठीक है। बबल पॉइंट पे लो विस्कोसिटी होती है, वहाँ पे डेंसिटी कम होगी, वहाँ पे API कम होगी। तो स्पाइकिंग प्रोसेस क्या होता है, जो हमारे लाइट कंडेंसेट है उसको हम फिर से इनसाइड क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा बबल पॉइंट के प्रेशर ही, बबल पॉइंट से ज़्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, बबल पॉइंट वाला प्रेशर बना रहे और उसकी API कम हो और क्रूड ऑयल का वॉल्यूम बढ़ जाए, और इससे इजीली, अगर ये हल्का हो चुका है, इसकी डेंसिटी कम हो चुकी है, तो इजीली प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। उसी के लिए यही प्रोसेस को हम स्पाइकिंग प्रोसेस भी कहते हैं।
उसके बाद नेचुरल गैस लिक्विड, जो गैस है उसको लिक्विड बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? नेचुरल गैस को लिक्विड क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? एलएनजी होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये आपने नहीं सुना होगा 12th में या उसमें, आप अगर नए हो, बट जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है उन्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, नेचुरल गैस का लिक्विड फॉर्म होता है एलएनजी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर होता है उसे क्रायोजेनिक बना देते हैं। क्रायोजेनिक टेम्परेचर किसे कहते हैं? वेरी लो टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर होता है जो -160 पॉइंट, ऐसे लो टेम्परेचर को, नेगेटिव टेम्परेचर को क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल गैस का लिक्विड। ऐसा क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इजी बनाने के लिए। गैस को कैसे ट्रांसफ़र करोगे, पता है गैस क्या क्या नाटक करती है, तो हम उसका एलएनजी बना लेते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट इजीली करते हैं। जैसे कि टर्मिनल होते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में कितने टर्मिनल है, कैपेसिटी कितनी है, वो सब आप अगर ज़्यादा इकोनॉमी या वो सब पढ़ते हो तो वो पढ़ते हो, बट अगर आप वैसे पेट्रोलियम इंजीनियर हो तो आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूँ हजीरा वाला है, सूरत में ही है मेरे। ठीक है, दूसरा होता है मुद्रा पे है, फिर कोची पे है, और ऐसे 5 टर्मिनल इस्टाब्लिश है शायद, ये मैं फिक्स नहीं बोल रहा, पर 5 जितने हैं इस्टाब्लिश, या फिर ये उसकी कैपेसिटी है टन जितनी, मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, मैंने अभी नहीं पढ़ के रखा है। बट ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, 1-2 टर्मिनल के नाम और कैपेसिटी तो चलो कोई याद नहीं रखेगा, बट ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। नहीं भी पता है तो भी कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेक्निकल इंसान है हम, ना कि हमें ये सब इंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इन लोगों का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये तो चीज़ थी जो आप पता है। ठीक है, इसको हम लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं, क्या करके? टेम्परेचर कम करके, तो उसे हम एलएनजी कहते हैं। आगे बात करते हैं कोरिलेशन इंडेक्स की। ठीक है, कोरिलेशन इंडेक्स क्या होता है? कोरिलेशन इंडेक्स होता है CI। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? CI की 0 वैल्यू है तो हम उसे कहेंगे कि ये पैराफिनिक क्रूड है। क्या है? पैराफिनिक क्रूड रिप्रेजेंट करता है। और कोरिलेशन इंडेक्स की वैल्यू 100 है तो ये एरोमेटिक क्रूड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सब रटने वाली ही बात है। ये सब गेट में कुछ भी ऐसा पूछ दे या फिर CI का कहीं पे यूज़ आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो पैराफिन क्रूड ऑयल है उसे हम CI 0 लेंगे, और जो आसपास एरोमेटिक क्रूड है उसका CI हम 100 लेंगे। तो जैसे CI इंक्रीज हो रहा है वैसे क्या बढ़ रहा है? एरोमेटिक कंटेंट बढ़ रहा है। सिंपल। अब 2 लास्ट पॉइंट। ठीक है, 2 लास्ट पॉइंट जो मैंने सरकार सर की PPT से शायद उठाए हैं, मुझे याद है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। एक है फ्लैश पॉइंट, ये तो सिंपल सी चीज़ है, फ्लैश पॉइंट। फिर फायर पॉइंट क्या होता है, और तीसरी चीज़ है फ्लुओरेंस बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए नया हो सकता है, FLUORENCE। ठीक है, फ्लुओरेंस, ओके सॉरी, ये फ्लुओरेंसिन। ठीक है, फ्लुओरेंस। ठीक है, आप अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, फ्लुओरेंस, मेरा प्रोनाउंसिएशन वीक हो सकता है। ठीक है, FLUORESCENE। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। चलो भाई, इतना सब कुछ किया है तो अब इतने के लिए क्या आलस करें। SCNE, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपराइजिंग ऑफ द सरफेस ऑफ हीटेड ऑयल इग्नाइट विथ फ्लैश। बहुत स्पीड में डेफिनेशन बोल गया। सिंपल मीनिंग में अगर आपको बात करूँ तो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, धीरे धीरे उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस पे हीट प्रोवाइड करने से इसका फर्स्ट फ्लैश अपीयर हो, ठीक है, वो अपीरियर होके क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी तरह थी, उससे क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और फायर पॉइंट किसे कहते हैं? कि ये फ्लैश पॉइंट एक बार दिखी, एक बार फ्लैश दिख के बुझ गई, उसके बाद भी अगर हीट देना स्टार्ट है तो ये फिर कंटिन्यूसली क्या करेगा? फ्लेम जनरेट कर देगा। और जो फ्लेम जनरेट करेगा वो कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या 30 सेकंड तक क्या होनी चाहिए?
रहनी चाहिए, ठीक है। इसमें तरतली फ्लैश फॉर्म होके बुझ जाएगी। इसमें 30 सेकंड तक क्या होनी चाहिए, स्टेडीली फ्लेम हमें दिखनी चाहिए। तो वही होता है फायर पॉइंट, वही होता है फ्लैश पॉइंट। तो अगेन फायर पॉइंट से फ्लैश पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये HSC के क्वेश्चन है सारे। पेट्रोल का बहुत ही कम होता है, ठीक है। पेट्रोल को आप अगर रूम टेम्परेचर पे रखोगे ओपनली तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। हम बोलते हैं ना ऐसा पेट्रोल उड़ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका फायर पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर जितना ही उसका फायर पॉइंट होता है, ठीक है, उससे भी कम होता है, शायद नेगेटिव होता है फायर पॉइंट उसका, -5 या उतना -45 होता है शायद फायर पॉइंट उसका पेट्रोल का। आप देख लो, ये सब आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। बट होता बहुत ही कम है, मुझे उतना मालूम है, ठीक है। -45 डिग्री सेंटीग्रेड या इतना ही होता है, ठीक है। अब ये दो थी बहुत छोटी सी चीज़ें, ठीक है, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट, ठीक है। जो इसके ऊपर ये जैसे वेपर फॉर्म में आएगा वही तो इसे क्या कर रहा है, ठीक है। आपने एक बकेट में पेट्रोल लिया है, ठीक है, और आपने एक क्या ली, माचिस की तीली जलाई और इसको यहाँ पे रखा नहीं, सीधा सडनली इस बकेट में पुट कर दिया तो वहाँ पे कोई आग नहीं लगेगी, ठीक है। बट आपने इसको इग्नाइट करके यहाँ पे जो इसके ऊपर वेपर फॉर्म हुई है उसके कांटेक्ट में लाने की ट्राई की तो ही ये फायर करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई कोई लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड की आग नहीं बनती, जो वेपर फॉर्म होती है, वेपर प्रेशर जो क्रिएट करती है वो वाली ही वेपर, उससे ही क्या होती है, आग लगती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना मत, ये रिस्की होता है बहुत, ठीक है। एक्सपेरिमेंट घर पे मत करना। पेट्रोल लिया, माचिस की तीली डालते हैं, चलो अंदर, ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें मत करना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब वेपर को आग दे दी। बट ये चीज़ ट्रू है, ठीक है, ऐसे आग नहीं लगेगी अगर आप सडनली उसमें क्या करोगे, तीली को पेट्रोल में लिक्विड में डाल दोगे। पर उसके ऊपर जो वेपर फॉर्म हुई है, ठीक है, फायर पॉइंट है, तो उसके ऊपर जो फ्लेम हुई है उसको अगर आपने माचिस की तीली आपकी गलती से भी लग गई तो फिर वो आपकी भी नहीं सुनेगा और अपने आपकी भी नहीं सुनेगा, ठीक है। अब ये बिहेवियर क्या होता है फ्लोरोसेंस वाला, ठीक है। फ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस होता है कि जो हमारी लाइट होती है, ऑप्टिकल लाइट, ठीक है, उसको डिफ्लेक्ट करना, ठीक है। यानी कि डिफ्लेक्ट करना, यानी कि इस पर अगर हम यूवी लाइट को क्या करेंगे, यूवी लाइट को इस पे इस जो, चलो ये हमने क्या ली, एक स्लाइड समझते हो ना, एक्सपेरिमेंट के लिए जो कांच की होती है, उसके ऊपर हमने एक क्रूड ऑयल की ड्रॉप डाली और उस पर अगर यूवी लाइट से हमने बूमबर्डिंग किया या यूवी लाइट को क्या किया, उस पर मारा चलाना बोलते हैं गुजराती में, ठीक है। यूवी लाइट नो मारो चलाव्यो अथवा बूमबर्डिंग किया, ठीक है। इफ वी बूमबर्ड दी यूवी लाइट ऑन दिस ड्रॉपलेट देन इट विल चेंज द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूवी के अंडर में कलर को चेंज करेगा। इसी बिहेवियर को क्या कहते हैं, इसी बिहेवियर को हम फ्लोरोसिन कहते हैं, ठीक है, फ्लोरोसिन कहते हैं, फ्लोरोसिन बिहेवियर होता है। अब इसका हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम एरोमेटिक वाला क्रूड ऑयल फाइंड कर लेंगे इजीली, किससे, सैचुरेटेड कंपोनेंट से, ठीक है। कैसे, जो एरोमेटिक क्रूड ऑयल होता है वो फ्लोरोसिन ज़्यादा करता है, ये इफेक्ट इसमें ज़्यादा मिलती है। यानी कि जो यूवी का रिफ्लेक्टेड जो हुआ, ठीक है, क्या हुआ, यूवी का कलर का ऑब्जर्वेशन जो हुआ, यूवी लाइट के अंडर में जो कलर इसने शो किया वो एरोमेटिक में ही ये इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो भी क्रूड ऑयल यूवी को कलराइज कर दे, ऐसा भी बोल सकते हैं, या पोलराइज कर दे, उसका प्लेन चेंज कर दे, क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिमम नहीं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किस कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऐसी शो करे वो वाला क्रूड को क्या होगा, एरोमेटिक, और जो ना करे वो सैचुरेटेड। तो ये बात थी हमारे क्रूड ऑयल के कंपोजिशन की। हमने आज क्या देखा, क्रूड ऑयल का कंपोजिशन। अब आगे फिर से ये आएगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बहुत सारे टॉपिक आपको शायद समझ में ना भी आए, इसलिए मैंने ये बहुत स्पीडली करवाया है, बट अच्छे से ही किया है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूट रही है, ठीक है। आपने देखा होगा स्वीट सोर्स सारे टाइप आ गए, फ्लैश, फायर, क्लाउड, पोर, सारी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम सिस्टम में हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया है, क्रूड ऑयल से स्टार्ट किया है, क्यों, क्रूड ऑयल की कंपोजिशन समझना इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो आज ये वाली बात थी, ये तो बेसिक थी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो अब कभी भी आगे मैं टर्म यूज़ करूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये पैराफिन वाला वैक्स है, तो आपको क्या समझना है उससे, फिर मैं वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि पैराफिन वैक्स का मीनिंग क्या है, वो इसीलिए ये वीडियो आज हमने देखी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो में चलो इतना ही रखते हैं।
ठीक है, मैं तो अभी अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेकंड वीडियो भी अभी डाल रहा हूँ, बट ये मैं इसका टाइटल डाल दूंगा क्रूड ऑयल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम, जियोलॉजी स्टार्ट होगी अगले लेक्चर से। ठीक है, रॉक, प्लास्टिक रॉक, फिर थोड़े बहुत मिनरल देखेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। आज जो देखा वो पूरा क्रूड ऑयल वाला था। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसमें स्टोरी सुननी है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, तो आगे बात करेंगे हम जियोलॉजी की। ठीक है, मिलते हैं, जय जिनेंद्र, मिलेंगे।